हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम नमस्कार, स्वागत है आपको एनबी न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बुलेटिन की शुरुआत से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। केरल की पहली राजस्व मंत्री गौरी अम्मा का निधन हुआ है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। केआर गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में निधन हुआ है। केरल से ये बड़ी खबर, जहां पर शोक की लहर इस समय राजनीतिक गलियारे में दौड़ गई है। केरल की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी गौरी अम्मा, जिनका आज निधन हो गया है। 102 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पिछले कुछ दिनों से उम्र जनित बीमारियों से वो ग्रसित थी, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका निधन हुआ है। 14 जुलाई 1919 को केरल के अल्लापूझा में हुआ था उनका जन्म और केरल की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी गौरी अम्मा, जिनका आज निधन हो गया है। एक दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आयरन लेडी के नाम से वो जानी जाती थी, काफी सम्मान उनका था। राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि केआर गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने जिस तरह से अपना राजनीतिक सफर तय किया है वो काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से आज उनका निधन हुआ है उसमें हर किसी ने शोक व्यक्त किया है। सभी दुख की लहर राजनीतिक गलियारे में दौड़ गई है। सभी ने दुख जताया है और जिस तरह से उनका निधन हुआ है ये काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीतिक गलियारे के लिए। बड़ी और अहम खबर, दुखद खबर आपको बता रहे हैं। केरल की आयरन लेडी का निधन हुआ है। गौरी अम्मा का निधन हुआ है। आयरन लेडी के नाम से वो प्रसिद्ध थी। राजनीतिक गलियारे में काफी अहम उनकी राजनीति रही है। 102 साल की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। केरल की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी गौरी अम्मा, जिनका आज निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कई बीमारियों से वो ग्रसित थी, जिसके बाद बीमारियों के चलते आज उनका निधन हो गया है। 102 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 14 जुलाई 1919 को केरल के अल्लापूझा में उनका जन्म हुआ था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी और अहम खबर, एक दुखद खबर, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजनीतिक सफर उनका बेहद महत्वपूर्ण रहा। कई बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और आज उनका निधन हो गया है। अंतिम सांस उन्होंने ली। केरल से ये बड़ी खबर, केरल की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी गौरी अम्मा।
चले तो इस खबर के बाद अब अपने मुद्दे पर आते हैं। भारत में कोरोना महामारी का संकट बरकरार है। हालांकि रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देश में 3,29,000 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में ये लगभग 37,000 कम है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है, जो राहत की खबर देने वाली है। आपको बता दें कि 3,29,369 नए मरीजों के साथ भारत में अब कुल कोरोना के जो मामले हैं वो 2,29,91,927 हो चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के अलावा एक्टिव केस में भी कमी देखी गई है, जो राहत देने वाली खबर है। देश में बीते 24 घंटे में 3,55,745 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक 1,90,21,207 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 3,877 मरीजों की जान चली गई है। अब तक 2,50,025 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हुई है। महाराष्ट्र में भी सोमवार को कोरोना वायरस के 37,236 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,38,973 हो गई है। अभी राज्य में 5,90,818 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 549 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 76,398 हो गया है। अभी तक कुल रिकवर होने वाले मरीजों की बात करें तो ये संख्या 44,59,425 हो गई है। बीते एक दिन में 61,607 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। चलिए आपको तमाम आपके इलाकों का भी हाल बताते हैं। देश का हमने हाल बताया, लेकिन आपके इलाके का क्या हाल है, कोरोना के किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से हैं, वो बताते हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। राजीव, किस तरह का दिल्ली में हाल है और स्वास्थ्य सेवाएं इस समय किस तरह की है? कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर की बात करें या पूरे देश की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत हालात सुधरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो लहर थी वो बहुत ज्यादा थी। लगभग 4 लाख से पर डे के आंकड़े आ रहे थे, मगर अब वो आंकड़े घटना स्टार्ट हो चुके हैं। 3,29,000 के करीब आ चुके हैं पूरे देश के अंदर। मगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर भी लगातार 27,000 28,000 पर डे के जो आंकड़े आ रहे थे वो कहीं ना कहीं अब घटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 13,000 से नीचे के आंकड़े आ चुके हैं दिल्ली के अंदर भी। मगर बात करें मरने वालों की संख्या थी, उसमें भी कटौती कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 400 से 500 के लगभग रोज मौतें हो रही थी, मगर अब वो घटकर लगभग 250 के करीब आ चुकी है। मगर तो सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति जरूर कामयाब होती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। और दिल्ली सरकार ने आज भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन दे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 दिन की ही ऑक्सीजन बची है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी, तो कहीं ना कहीं इससे जनता को राहत नहीं मिल रही। मगर आज जनता के लिए कहीं ना कहीं कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन मिलती रहे। और लगातार जो दिल्ली के अंदर 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मगर अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मगर राजीव, जिस तरह से अभी हाल ही में देखा गया था कि अस्पतालों के बाहर मरीज तड़प तड़प कर मर रहे थे, लगातार उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था, क्या उन मामलों में अभी कमी देखी गई है या अभी भी हालात दिल्ली में उसी तरह के बने हुए हैं? जैसे जिस तरीके से अस्पतालों के बाहर जो हालात थे, यानी कि मरीजों की बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें थी और यहाँ तक कि मरीज जो थे वो इलाज कराने के लिए अपने जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। और यहाँ तक कि अस्पतालों पर काफी व्यक्तियों ने तो अपना दम भी तोड़ा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कहें या फिर केंद्र सरकार की कहें, दोनों की रणनीतियों के अंदर कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर रहा था, जिसकी वजह से मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार कह रही है केंद्र सरकार से उनको 700 मैट्रिक टन रोज की ऑक्सीजन चाहिए, मगर कहीं ना कहीं वो 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर अब स्थिति फिर दोबारा से बिगड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 700 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से हाईकोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली को मुहैया कराई जाए ऑक्सीजन, मगर अभी भी उसके अंदर कमी नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से हालात जरूर थोड़े बहुत सामान्य हुए थे, मगर अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है दिल्ली को तो फिर हालात दोबारा से बिगड़ते नजर आएंगे। जी राजीव, जिस तरह से अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, 1 मई से वैक्सीनेशन का 18+ के लिए कॉल था, क्या लोगों में जागरूकता है? 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जो युवा आबादी है, उनमें जागरूकता है, वो वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं? और क्या वैक्सीनेशन यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पर?
दूसरी भी जिस तरीके से बात करें, एक विषय वैक्सीनेशन का, जो 18 साल के ऊपर के लोग थे उसको वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो भी दिया जाना था और लगातार कोशिश करनी थी कि लोगों को टीकाकरण मिल पाए, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी महसूस हुई और कहीं ना कहीं वो 2 दिन और उसके बाद जी ठीक है राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लगातार कोरोना के मामलों पर आपके इलाके के आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। स्वागत है। कोरोना पर बात कर रहे थे। कोरोना के मामले हालांकि घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले काफी समय से लगातार 4 लाख से ऊपर कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि अब जो मामले घटते नजर आ रहे हैं, ये राहत भरी खबर है, लेकिन बावजूद इसके तमाम इलाकों में, तमाम राज्यों में क्या हाल है व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन का, इस पर जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन चलिए, तो बात अभी हमने दिल्ली की थी, उसके बाद मध्य प्रदेश जाके इंदौर से जान लेते हैं कि उनका क्या हाल है। हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। गणेश जी, क्या कुछ हाल है इस समय एमपी में, इंदौर में क्या कुछ हाल है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं अभी भी उनके हाल तो बेहाल ही है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जरूर आंकड़े कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर आ रही है। आंकड़ों को लेकर जो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े पिछले माह काफी ज्यादा भयावह स्थिति बन चुकी थी। लगातार आंकड़ों में देखने को सामने आया था कि एक डर सा माहौल बन गया था पूरे प्रदेश में और चारों तरफ हाहाकार सा मच गया था। लेकिन अब पिछले हालांकि हफ्ते भर से जो आंकड़े बेहद ही कम आ रहे थे, अब वो कल अगर बीती रात 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी कुछ आंकड़ों में कमी आई है, जिसकी 16 दशमलव की दर से जो है मध्य प्रदेश में आंकड़े सामने आए, जो कि बेहद ही कम है। साथ ही अगर आंकड़ों की बात करें तो जो पूर्व में 10,000 से ज्यादा आंकड़े लगातार जो है मध्य प्रदेश में पूरे सामने आ रहे थे, वो अब पहली बार ऐसा है कि अप्रैल माह के बाद अब जो है अचानक से आंकड़ों में कमी आई है और 9,715 मामले जो है पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े सामने आए। हालांकि जो ये राहत भरी खबर है कि मामले और जो आंकड़े हैं वो कम हैं और मौतें भी अब कम हुई है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उधर क्या हाल है? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी है? वेंटिलेटर का क्या हाल है? और क्या लोगों को जो पीड़ित है कोरोना से, उनको बेड सही से मुहैया हो पा रहे हैं? मुस्कान, अगर बात करें पूर्व की बात करें तो पूर्व में वाकई मध्य प्रदेश के चाहे किसी भी जिले की बात करें, ऑक्सीजन को लेकर और वेंटिलेटर को लेकर या फिर इंजेक्शन को लेकर या फिर बेड को लेकर यहाँ पर पुरजोर से कालाबाजारी भी जारी रही। कई नेताओं के भी नाम सामने आए, कई ऑडियो भी वायरल हुए जिसमें लगातार जो है इन नेताओं के द्वारा कालाबाजारी की गई या फिर दबाव डाला गया। हालांकि अब अगर बात करें वर्तमान की बात करें तो अब चूंकि आंकड़े कम आ रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है होम आइसोलेट है, जिसकी वजह से अब जो बेड की अगर बात करें तो हालांकि बेड अब अस्पतालों में आसानी से जरूर मिल रहे हैं, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
जी गणेश, पाबंदियां इस समय मध्य प्रदेश में किस तरह की देखने को मिल रही हैं? उत्कल पाबंदियों की बात करें तो हालांकि अभी मध्य प्रदेश में 17 मई तक जो है पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ पर बेहद सख्ती से पुलिस प्रशासन लोगों से सख्ती के साथ इसका पालन करवा रहा है, लेकिन हालांकि फिर भी अभी भी हालांकि बेवजह कई लोग घूमते नजर आते हैं, जिनको तो अस्थायी जेल पर जरूर प्रशासन उनको पहुंचाता है ताकि इन नियमों का पालन हो सके और कोरोना की चेन में तोड़ने में कारगर साबित हो सके। तो हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जो है पाबंदियां जारी है, लगातार सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है। गणेश, प्रशासन की तरफ से लगातार पालन करवाया जा रहा है, लगातार पाबंदियां सरकार की ओर से भी कर दी गई हैं, लेकिन ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जनता जागरूक है? जनता इन पाबंदियों को अपनाने में सही तरह से सक्षम है? क्या जनता प्रशासन का साथ दे रही है या प्रशासन को काफी मुश्किलें इस समय आ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी अगर बात करें इतनी भयावह स्थिति हो जाने के बावजूद भी जनता कई जगह लापरवाह नजर आती है। कई जगह चोरी छुपे दुकानें भी खोली जाती हैं, भीड़ भी इकट्ठा की जाती है। प्रशासन हालांकि लगातार चालानी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा कहीं बात करें तो हालांकि जनता का पूर्ण रूप से समर्थन भी कहीं कभार कहीं पर थोड़ी बहुत ऐसी खबरें जरूर सामने आती है जहाँ पर जनता बेपरवाह नजर आती है और लोग जो है नियमों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो जनता भी अब इस कोरोना की मुहिम में शासन का और सरकार का साथ दे रही है, नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है ताकि हम इस चेन को तोड़ने में कारगर साबित हो सके। जी गणेश, जिस तरह से पाबंदियां लागू हैं, लॉकडाउन है 17 मई तक, बाजारों की क्या स्थिति है? क्या बाजार खुले हैं या प्रशासन का सहायता उनकी कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम मिलाकर उनके साथ दुकानें भी बंद कर दी गई हैं, या फिर तमाम पहले की तरह ही सब सामान्य स्थिति है बाजारों की? देखिए, चूंकि कोरोना कर्फ्यू लागू है, प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है जो लोग इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और चालानी कार्रवाई भी लगातार जो है नगर निगम द्वारा जारी है। ऐसे में हालांकि अगर बाजारों की बात करें तो बाजार तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बंद है। हालांकि जब जिन सुविधाओं के लिए रियायत दी जाती है वहां पर जरूर देखा जाता है, चाहे वो किराना की दुकान हो या फिर दूध डेयरी हो या फिर मेडिकल। ठीक है गणेश, तमाम जानकारी आपने दी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाल है वो भी आपने देखा, दिल्ली में क्या हाल है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, तमाम बातें आप तक पहुंचाई। और भी कई राज्यों से, कई जिलों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का चक रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना करन सतगुਰਾਂ ਦਾ फरमान है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होर बिद लिया न जाई।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी के खास बुलेटिन में। बात कोरोना की कर रहे थे। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालांकि कुछ मामलों में कमी आई है, राहत देने वाली खबर है। तमाम इलाकों का हम आपको हाल बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, दिल्ली में भी हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन की भी किल्लत अभी तक बरकरार है। लगातार केजरीवाल सरकार केंद्र से अपील कर रही है कि उन्हें पूरी तरह से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जाए। अस्पतालों का भी वही हाल है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं कोरोना मरीजों को, और अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। चलिए, और दिल्ली और मध्य प्रदेश के बाद अब मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव है, हमारे संवाददाता। सत्यप्रकाश, किस तरह की स्थिति मुंबई में देखने को मिल रही है? हालांकि आंकड़े घटे हैं, लेकिन क्या कुछ लोगों में इस समय हड़कंप है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना चेन को तोड़ा जाए, लिहाजा लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाई गई। मुंबई के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई। ऐसे में मुंबई पुलिस और मनपा लगातार लोगों के ऊपर नजर भी रखी रही है कि किसी तरह की लापरवाही है उसको लेकर लगातार बातें सामने कही जा रही है। उसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई को हाथ भरा है। सत्यप्रकाश, पाबंदियां आपने तमाम बताई कि किस तरह की पाबंदियां लगाई गई है वहां पर, लेकिन क्या लोग इन पाबंदियों का पालन कर रहे हैं? क्या प्रशासन के साथ उनका जो रवैया है वो काफी सत्यता से है, काफी उनके लिए पाबंदियों भरा है, या फिर लोग फिर से सामान्य की तरह आवाजाही कर रहे हैं? जी मुश्किल, देखिए मुंबई है, यहाँ जो है देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। यहाँ लोग अन्य प्रांतों से जो है अपने जीविका उपार्जन के लिए आते हैं। ऐसे में स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई महानगर पालिका एक के बाद एक जो है कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर तमाम तरह की जो है लगाम लगाया जा रहा है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि बीएमसी के और मुंबई पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको कहीं न कहीं काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा अब मुंबई में जो मौत के आंकड़े हैं लगभग स्थिर से हो गए हैं। वहीं जो कोरोना संक्रमण की संख्या है वो कहीं कहीं जाहिर तौर पर संतोषजनक है, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में महज 2000 के नीचे यानी 1906 मामले आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 32,000 के आसपास मामले आए हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं ये पूरे मामले जो है मुंबई कर और महाराष्ट्र सरकार के लिए जरूर सुकून देने वाले हैं। जी सत्यप्रकाश, ऑक्सीजन की किस तरह से मुंबई में देखने को मिल रही है व्यवस्था? क्या लोगों को ऑक्सीजन सही समय पर मुहैया हो रही है, या फिर ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ने को मजबूर हैं? जाहिर तौर पर देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही थी, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने कमर कसी। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने भी काफी हद तक मदद की है, लेकिन जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में कई जगह जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था भी ऑक्सीजन को लेकर की गई है, तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवा दी गई है ऑक्सीजन को। तो जाहिर तौर पर अब जो है मुंबई महाराष्ट्र में जो है ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दवाइयों की अगर बात करें तो दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन के लिए लोगों की नाराजगी है, लोगों की मांग है, वो कहीं न कहीं अभी कमी देखी जा रही है। लिहाजा सीनियर सिटीजन को काफी इसमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी सत्यप्रकाश, पहली लहर में जब हमने देखा तब भी मुंबई काफी प्रभावित था कोरोना के मामलों से, और अब भी हम देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच क्या लोगों ने पहले और अब में कुछ फर्क आपको देखने को मिला? क्या लोगों ने पहले वाले मामलों से सीख ली और अब लोगों में जागरूकता है, या फिर से वही आम आवाजाही बनी हुई है? जी मुस्कान, देखिए पहली बार जब कोरोना की लहर आई उस दौरान लोगों में अन्न विज्ञता थी। लोगों ने कोरोना के बारे में सही से समझा नहीं था और लोगों ने कोरोना की पावर को देखी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से लगातार दूसरे फेज में मुंबई सहित पूरे देश में लोगों का मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लिहाजा अब लोग अलर्ट हो गए हैं, लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार दूसरी लहर में लोगों को वक्त भी नहीं मिल रहा है इलाज करवाने का। हालांकि जिस तरह से ये भी डॉक्टर्स का पैनल ये कहता है कि लोग अब देरी से जो है कहीं कहीं संपर्क कर रहे हैं, लिहाजा उनकी मौत इस वजह से मानी जा रही है। लेकिन अब लोग कहीं कहीं जागरूक हो रहे हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि संक्रमण से बचा जाए। जी, संक्रमण से बचने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग संक्रमित हो जाते हैं क्या उन्हें अस्पतालों में बेड मुहैया हो रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है? अस्पतालों का क्या हाल है वहां पर? फिलहाल मुंबई में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कहा था प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम से कम 20% बेड हमेशा खाली होने चाहिए। ऐसे सरकारी जो तमाम हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर है, उनको भी जो है
लिहाजन कई परसेंटेज तक जो है खाली करवा लिया। जिस तरह से जानकारी मिल रही, कम से कम 30 से 40% बेड जो है मुंबई महाराष्ट्र के कोविड हॉस्पिटलों में खाली करवा लिया गया। ऑक्सीजन वाले बेड भी है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं, लिहाजन वो कहीं न कहीं संतोषजनक है। जी, संतोषजनक काफी है जिस तरह से मुंबई में मामले कम हुए हैं। लगातार मुंबई मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, जो उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए। तमाम स्थिति के बावजूद लोगों का क्या रुख है प्रशासन के लिए? देखिए मुस्कान, प्रशासन और जनता के बीच से हमेशा से नोकझोंक रही है। कभी कभी किसी मामले पे तारीफ भी हो जाती है, तो कभी कभी किसी मामले पर सरकार को कोसा भी जाता है। ऐसे में जिस तरह से अब जो है वैक्सीनेशन की किल्लत देखी जा रही है, लोग वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मनपा ने कह दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं जाना है। उसके बावजूद भी लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन लेने की जब बात आती है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो जाहिर तौर पर जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। अब जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वैक्सीन नहीं है, तो तमाम तरह की जो दिक्कतें कहीं न कहीं आम मुंबईकरों को झेलनी पड़ रही। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, आपने तमाम जानकारी हमें दी। तो जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, आज ये भी साफ तौर पर कहा गया है विशेषज्ञ द्वारा कि पीक आ चुकी है और अब मामले स्थिर होकर घटने लगे हैं और कहा जा सकता है कि अब मामले लगातार घटते जाएंगे और कोरोना से राहत मिल सकती है। लेकिन विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो तीसरी लहर से किस तरह से बचा जा सकता है, उसी को लेकर हम तमाम जानकारी सभी राज्यों से ले रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, कि किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। हालांकि कई जगह कमियां भी देखने को मिली है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से जारी हैं और लगातार स्वास्थ्य जो महकमा है वो काफी सतर्क है इसको लेकर, और ऑक्सीजन की भी किल्लत वहां पर नहीं देखने को मिल रही है। अभी हमने हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश ने बताया मुंबई का हाल, ऑक्सीजन की वहां पर किल्लत हालांकि शुरुआती दौर में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद बीएमसी ने जिस तरह से प्लांट लगाया, ऑक्सीजन का तमाम स्थितियों को संभाला, उसके बाद अब ऑक्सीजन की कमी वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तमाम लोगों को बेड भी मुहैया हो रहे हैं। यानी कि मुंबई का जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार सतर्क है इन मामलों को लेकर, और लगातार जिस तरह से मामले घटते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की ही संजीदगी का ये कहा जा सकता है कि मसला है कि मामले अब घटते जा रहे हैं। चलिए, तो बात अब पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब से हमारे संवाददाता अविनाश कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, किस तरह की स्थिति पंजाब में देखने को मिल रही है? कोरोना के मामले जो घटे हैं या बढ़े हैं, वहां पर क्या कुछ आंकड़ों को लेकर अपडेट? मुस्कान, बात करें तो पटियाला में जो आंकड़े हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 657 पॉजिटिव केस आए हैं कल भी और 14 मौतें हो चुकी है। यानी कि बहुत ही जो आंकड़े हैं डराने योग है। कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक हैं इस वक्त और वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव केसों का जो आंकड़ा है रोजाना ही जो बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है और रोजाना ही जो मौतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, 1 मई से कॉल था वैक्सीनेशन का 18+ के लिए, युवा आबादी के लिए। क्या युवा आबादी में अब जागरूकता देखने को मिल रही है और वैक्सीनेशन के लिए वो जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो चुके हैं। जो युवा की बात करें, 1 मई से 18 वर्ष के जो वाले थे तो उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, युवा बढ़ चढ़कर जो वैक्सीनेशन करवाते नजर आ रहे हैं। लंबी कतारों का आपने जिक्र किया, क्या वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कोविड नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है? लोगों में किस तरह की इसको लेकर जागरूकता है? क्या लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आम तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनकी पालना करते लोग नजर आ रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी, और दूरी बनाकर और मुंह को मास्क पहनकर जो वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। जो नियम बनाए गए हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, उनको लोग फॉलो करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कतारें लगी हैं वो दूरी बनाकर, जो एक दूसरे से काफी दूरी बनाकर जो खड़े हुए हैं लोग, तो साफ तौर पर वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम है उनकी पालना करते भी जो लोग नजर आ रहे हैं। अविनाश, सरकार का क्या रुख है इस तरफ? क्या स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से काम कर रहा है अपना?
देखिए, सरकार के द्वारा जो यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पर कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर आके गए थे और देख के गए थे कोई कमी पेशी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बेड की कमी आ रही थी उनको लेकर भी जो नई रणनीति बनाई गई है बेड लगाने के लिए और भी जगह जो है वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो सरकार का जो रुख है वो पूरा गंभीरता के साथ इस कोरोना महामारी के समय देखते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो उन चीजों की ओर सरकार जो है पूरा ध्यान रखती हुई है। अविनाश, पाबंदियां जो सरकार द्वारा लगाई गई है पंजाब में, क्या प्रशासन उन पाबंदियों का लोगों से मुकदमा, माफ कीजिएगा, अपील करवाने में क्या सक्षम है? क्या प्रशासन पूरी तरह से अपील करवा रहा है लोगों से? देखिए, पटियाला प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर बात करें दुकानदारों की तो दुकानदार भी जागरूक हो चुके हैं। जो प्रशासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों पर काम करते नजर आ रहे हैं और लोग भी जागरूक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार जो प्रशासन के अधिकारी हैं लोगों को अपील कर रहे हैं ये कोरोना महामारी के समय में आपको प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी जागरूक हो चुके हैं और प्रशासन का साथ देते नजर आ रहे हैं पटियाला में। अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की क्या स्थिति है अविनाश? देखिए, पटियाला में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना वेंटिलेटर की, तो साफ तौर पे पुख्ता इंतजाम है मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पहले पुष्टि कर चुके थे कि हमारे यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। वैक्सीनेशन की एक दो दिन के लिए किल्लत आ रही थी, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन भी यहाँ पर पूरे तरीके से आ चुकी है और वैक्सीनेशन का जो दौर है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ जो लोग हैं वो वैक्सीन प्राप्त नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए, तमाम स्थिति आपने पंजाब की बताई, हमने आपको मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब सहित तमाम राज्यों का हाल बताया है, किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है या पूरी तरह से सुचारू है। तमाम हाल आपने देखा। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को लेकर आंकड़ों की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, लेकिन बात अब ऐसे मामले की जिसने सबको हिला दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच नदी में कई जगहों पर शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बक्सर के बाद अब यूपी बिहार बॉर्डर के गहमर गांव के पास गंगा नदी में दर्जनों लाशें मिली हैं। इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोगों को संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा अब सताने लगा है।
शवों के मिलने की सूचना जिला प्रशासन को देकर गुहार लगाई गई है कि इन्हें जल्द से जल्द सही ठिकाने लगाया जाए। मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र का है, जहां बिहार की तरफ बहने वाली गंगा में दर्जनों शव किनारों पर मिले हैं, जिससे क्षेत्र में बदबू और दूसरे किस्म के संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि गाजीपुर से बिहार की तरफ बहने वाली गंगा नदी गहमर थाना क्षेत्र के गहमर गांव से होकर गुजरती है। इसके आगे बिहार का चौसा क्षेत्र शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो आजकल कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों को मानने वाले दो तरह के शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, एक चिता को जलाकर और दूसरा शवों को जल में प्रवाहित करके। इस समय ज्यादातर लोग शव को जल में प्रवाहित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना काल में ज्यादातर लोग लाशों को जला नहीं रहे, लोग ज्यादातर जल प्रवाह कर दे रहे हैं। लकड़ी की कमी से लोग शव को जल में प्रवाहित कर रहे हैं। गंगा में अधजले शव भी मिल रहे हैं, जगह जगह पर ये शव तैरते मिलते हैं। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ये आम लोगों ने कहा है। इससे महामारी का खतरा फिर से पैदा हो रहा है। वहीं गंगा में नाव चलाने वाले बुजुर्ग नाविक, उन्होंने भी बताया कि वो 40 साल से नाव चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गंगा में इतनी संख्या में बिखरे शवों का मंजर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि दूर दूर से लोग बिहार से आकर शवों को गंगा में फेंक कर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बदबू और गंदगी फैला रही है, जिससे यहाँ पर अब कोई नहाने या गंगा जल भी पीने नहीं चाहता। चारों तरफ गंगा में धारा कम होने की वजह से लाशें किनारों पर बिखरी पड़ी हैं। तो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लाशें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना स्थिति को देखते हुए लोग दो तरह से जिस तरह से अंतिम संस्कार कर रहे हैं, एक तो शवों को जला रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी संख्या में लकड़ी की कमी भी मिली है, जिसके बाद अब शवों को जल में प्रवाहित किया जा रहा है। चलिए तो इसी खबर पर गौरव मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह की स्थिति में देखने को मिल रही है, लगातार लाशें गंगा में देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पर? देखिए काजल, आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। जहां यूपी बिहार बॉर्डर के गहमर गांव के गाजीपुर में जो गंगा नदी जो है प्रवाह हुआ है, उसमें तमाम शव देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो कोरोना से मौत का आंकड़ा है वह काफी बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे कि हिंदू रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो हिंदू रीति रिवाज में दो प्रकार के जो है दाह संस्कार किए जाते हैं, एक जल में प्रभावित करके और दूसरा जो है आग के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं लकड़ी की शॉर्टेज को देखते हुए लोग गंगा नदी में लाशों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे तमाम प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। और जो वहां पर नाव चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनका भी कहना है कि मैं 40 साल से जो है नाव चला रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से 100 का संख्या देखी जा रही है भारी संख्या में, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। इससे गंगा जो नदी है वो दूषित हो रही है और तमाम प्रकार के संक्रमण फैलने की खतरा बना हुआ है। काजल, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मौतें कम हो रही है, लेकिन इस तरह से जब लगातार गंगा में लाशों का सिलसिला लगातार, कल भी जब यूपी में मिला और आज एक बार फिर से ये लाशें मिली हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या मतलब सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि मौतें कम हो रही है वो सत्य है, या ये लाशें जो मिल रही है ये सत्य है? देखिए कहीं ना कहीं लाश को छिपाने का जो काम है वो सरकार, जो प्रशासन है और सरकार है, वो कहीं ना कहीं छिपाने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लाशों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जो सरकार का प्रोजेक्ट है और जो रिपोर्ट आती है उसमें मौत कम दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसे छिपाने की सबसे बड़ी बात है काजल। और सीधे तौर पर जो गंगा नदी में शव मिल रहा है वो चौंकाने वाली बात है और लोगों में एक दहशत सा माहौल हो गया है शव को देख करके। तो कहीं ना कहीं गंगा नदी का जो पानी है उसको लोग पी नहीं रहे हैं और गंगा नदी के किनारे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। काजल, प्रशासन का क्या रवैया है इन शवों को लेकर? इस तरीके से प्रशासन को इसके बारे में जब जानकारी दी गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन वहां पर पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का रवैया अपनाता है। लोगों को सीधे तौर पर बताना चाहिए कि जिस तरीके से गंगा नदी जो दूषित हो रही है उसको बचाने के लिए लोग शव को नदी में न प्रभावित करें और आग के तरीके से जो वो है उसको शव का अंतिम संस्कार करें। गौरव, स्थानीय लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? क्या लोगों में अभी भी खौफ है जिस तरह से ये लाशें मिल रही हैं, और क्या कुछ लोगों में इस समय दहशत का माहौल है? लोग क्या कह रहे हैं इन शवों को देखकर? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि जिस तरीके से लाश जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के लिए चिंता भरी बात है और लाश को देख करके लोगों में एक भय जैसा व्याप्त हो गया है। उनका कहना है कि जो कोरोना संक्रमण है काफी खतरनाक है और
जो इसका तीसरा स्टेप है वो काफी चौंकाने वाला है। तो जिस तरीके से 2 स्टेप अभी तक हो गए और बताया जा रहा है कि जो तीसरा स्टेप होगा वो काफी कहीं ना कहीं और भयानक हो सकता है। इसको लेकर के वहाँ के जो ग्रामीण जनता है उसमें भय जैसा माहौल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार को कोरोना को देखते हुए लोगों को इसका पालन करना होगा। गौरव, अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कि कहां से आखिर इतने सारे शव इतनी मात्रा में तैरते हुए आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि गाजीपुर जिले में जो उत्तर प्रदेश जो बिहार की तरफ जो गंगा नदी का प्रवाह होता है, तो इसे साफ तौर पर ये पता चलता है कि यूपी से ही ये शव जो है प्रभावित किए गए हैं। इससे साफ तौर पर ये पता चलता है। और जो वहाँ के ग्रामीण है उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो शव देखे जा रहे हैं वो बिहार की तरफ बहते हुए नजर आ रहे हैं और नदी के किनारे लग गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गांव के लिए काफी जो है चिंता भरी बात है और तमाम प्रकार के संक्रमण फैलने की बात है। जी गौरव, प्रशासन से आपकी बात हुई हो, प्रशासन इसको लेकर किस तरह का रुख अपना रहा है? क्या जिस तरह से प्रशासन का जो रवैया है, क्या वो लगातार जो लाशें हैं इनका अब अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और कोरोना से इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या वाकई ये लोग कोरोना पीड़ित है या फिर कोई ऐसे मतलब किसी भी संक्रमण से इनकी मौत हुई हो और उसके बाद इनको ऐसे बहा दिया गया हो? इस तरह का जब तथ्य सामने निकल के आया तो इस पर प्रशासन बोलने से नाकाम साबित हो रहा है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से शव का मिलना कहीं ना कहीं एक संशय पैदा कर देने वाली बात है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जो लकड़ी की शार्टेज बनी हुई है इसमें लोगों को मदद करना होगा। जो समाज सेवी है उनको मदद करके लोगों को लकड़ी की व्यवस्था करानी होगी, तभी जो है गंगा नदी में जो ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल एक और खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना से लोगों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक और शव मिल रहे हैं और दूसरी तरफ अब ये मामला आगरा के 2 गांवों में पिछले 20 दिनों में 64 लोगों की मौत हो गई है। सभी को पहले बुखार आया, फिर सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। 2 गांवों में 64 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और उसके बाद हरकत में आया और 100 लोगों की स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना की जांच करवाई है, जिसमें से 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा में करीब 40 किलोमीटर दूर एतमादपुर का गांव कुरगवा है। यहां पिछले 20 दिनों में 14 लोगों की मौतें हो चुकी है। गांव के मुताबिक ये मौत खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के चलते हुई है। हाल ही में इस गांव में कोरोना की जांच हुई। करीब 100 सैंपल लिए गए, जिसमें 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें कुरगवा के प्राथमिक स्कूल में बने आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। इस आइसोलेशन सेंटर में किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि आइसोलेशन सेंटर में एक 65 साल के बुजुर्ग की हालत ज्यादा खराब हो गई है। बुजुर्ग को अब आगरा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उधर गांव के लोगों में जागरूकता भी नहीं है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है वो डर से गांव से शहर के अस्पताल जाना नहीं चाहते। कुछ गांव वालों ने बताया कि जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो भी गांव में इधर उधर घूमते हैं और ये लोग आइसोलेशन सेंटर में एक जगह नहीं बैठते। कोरोना से ही आगरा का एक और गांव सबसे अधिक प्रभावित है। इस गांव का नाम है बमरोली कटारा। करीब 40,000 आबादी वाले इस गांव में इसके प्रधान के मुताबिक अब तक यहां करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राम प्रधान का कहना है कि लोगों की तबीयत बिगड़ती है, फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है और थोड़ी देर में उनकी मौत हो जाती है। तो इसी खबर पर हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं लाइव। गौरव, जिस तरह से अब पहले शवों का सिलसिला इस तरह से जारी रहा और अब एक ही गांव में लगातार इतनी मौतें, क्या वाकई ये कोरोना है या किसी और संक्रमण से हो सकता है? क्योंकि हालांकि जो लक्षण है इन लोगों में वो कोरोना के ही देखे गए हैं, या फिर कोई और संक्रमण भी हो सकता है? देखिए मुस्कान, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो है तमाम प्रकार के संक्रमित जो 2 गांव है उसमें 20 दिन में 64 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे बताया जा रहा है कि उनको हल्की खांसी और जुकाम का जो है सिम्टम हुआ और उससे मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय जो मौत हो रही है वो सीधे तौर पर लोग कोरोना ही बताते हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जो कोरोना की जांच भी होती है उसमें लोगों को पॉजिटिव नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम ऐसे पाए जाते हैं वो कोरोना मतलब प्रभावित कर देते हैं और उससे लोगों की डेथ हो जा रही है। तो एक कहीं ना कहीं जो खतरा है वो कोरोना बीमारी को लेकर इस समय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो चौंका देने वाला मामला सामने आया कि 20 दिनों में 64 लोगों की मौत हो जानी, ये कहीं ना कहीं दुखी का मामला है। और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो सीधे तौर पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या कम हो रही है, लेकिन आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या कम होती नजर आ रही है
कि कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी गौरव, लगातार जिस तरह से इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं, क्या लगता है कि ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? क्योंकि एक साथ इतने लोगों का संक्रमित होना आम बात तो नहीं है। देखिए, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो लोगों का पलायन भी काफी तेजी से नजर आ रहा है, और जिस तरीके से चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव में लोग एक दूसरे के टेस्ट में आए हैं। तब से उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना की मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती नजर आई है। लेकिन जो आगरा में इस तरीके का जो गांव है, उसमें कोरोना आंकड़ों से लोगों की संख्या जो मरने वालों की है, वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभाव है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, मास्क न लगाना, और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि तमाम प्रकार की गाइडलाइंस का पालन करना, उसका अभाव होना, ये कोरोना को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने का काम। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हमें दी। तो कोरोना की स्थिति को लेकर आप सुन रहे थे किस तरह से मौतें लगातार जारी हैं। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि मौतें कम हुई है, लेकिन इस तरह से गंगा में जिस तरह से शव मिल रहे हैं और एक साथ एक गांव में इतने लोगों का संक्रमित होना काफी चिंताजनक ये विषय साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से लाशें इतनी मिल रही हैं, लोगों को भी काफी भय में यहाँ लोग जी रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का खतरा उनको लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इतने सारे शव जब एक मात्रा में आ रहे हैं, गंगा के किनारे जब वो शव पड़े हैं तो वहां पर बदबू भी इतनी ज्यादा लोगों को आ रही है। और गंगा के पास ही कितने गांव ऐसे हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो स्थापित हैं, तो वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग बदबू से और दूसरे संक्रमण से लोग घबरा रहे हैं। और हालांकि कोरोना पॉजिटिव अगर ये मरीज होते हैं, जो शव आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद लोगों में भी संक्रमण का खतरा, दूसरी बीमारियों के साथ साथ कोरोना का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के मौतों से, लगातार जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उसमें काफी कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से शवों का गंगा में मिलना काफी चिंताजनक ये विषय है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह से रुख लेता है, किस तरह का रवैया प्रशासन इन शवों को लेकर अपना दिखाता है, और क्या कुछ इन शवों को लेकर सरकारी आंकड़े बताते हैं। और ये भी बड़ा सवाल है कि क्या ये आंकड़े, ये जो शव हैं, ये सरकारी फाइलों में शामिल है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। तो लगातार हम आपको स्थिति बता रहे थे, हमारे संवाददाता ने तमाम आपको जानकारी दी कि किस राज्य में किस तरह का हाल है। कोरोना के भी हमने आपको हाल बताए। दिल्ली में हालांकि ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। केजरीवाल सरकार फिर से केंद्र से गुहार लगा रही है, लेकिन उससे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वेंटिलेटर वहां पर उपलब्ध नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, जो इलाज के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं, ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेठी से हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं लाइव। राजकुमार से भी जानकारी लेंगे कि उनके इलाके में आखिर कोरोना के आंकड़ों का क्या हाल है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है। राजकुमार, किस तरह की स्थिति इस समय अस्पतालों में देखने को मिल रही है? जी नमस्कार जी, आपको बता दें कि सहित पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक प्रकार से अभी कोरोना के आंकड़ों में कुछ कमी आई है, लेकिन यहीं पे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 15,24,767 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं पर बीते 24 घंटों में 21,331 मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 2,25,271 हुई है। ऐसे में बीते 24 घंटों में 278 मौत हुई है और कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा जो है 15,742 पहुंच चुका है। और अगर बात करें तो यूपी में
कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पे जो है एक्टिव केसों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं पे राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटों में जो है कुछ कमी आई है। लखनऊ में जो है 24 घंटों में 1274 मामले सामने आए हैं। उसके वहीं पर मेरठ सबसे टॉप पर है जहां पर 2269 मामले आए हैं और गोरखपुर में 1031 मामले आए हैं। इस प्रकार जो है लगातार जो है यूपी में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीते 3-4 दिनों से जो है कोरोना के केसों में, नए केसों में कुछ हद तक कमी आई है। जी राजकुमार, आपने भी बताया कि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसी के बीच अब गंगा में जिस तरह से लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है, पहले कल यूपी में मिले और आज बिहार के पास ये शव मिले हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या वाकई ये लोग कोरोना संक्रमित हैं या फिर कोई और संक्रमण? देखिए मुस्कान, जिस प्रकार से लाशों का नदी में मिलना कहीं ना कहीं एक तरह से संक्रमण को दावत दे रहा है, और जिस प्रकार से 40 लाशें एक साथ मिल रही हैं नदी में, वो नदी गंगा नदी जो यूपी से बहकर बिहार जाती है और वहीं पर बिहार के बॉर्डर पर वहां लाशें मिलती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक तरह से सोचने वाली बात होती है कि इतनी मौतें, वो भी लाशों का नदी में मिलना, कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टाइम में महामारी है, कोरोना जैसी महामारी है, उसका यह एक तरह से इंगित कर रहा है कि ये मौतें जो है कोरोना से ही संबंधित हो सकती है। फिलहाल ये जांच का विषय है और प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। जो भी इसमें सामने आएगा था तो वो फिर देखा जाएगा जांच के बाद ही इसका। जी राजकुमार, कल भी ये शव मिले थे, तो प्रशासन की जांच आखिर अब तक कहां तक पहुंची है? क्या रवैया है प्रशासन का इसको लेकर? क्या प्रशासन इस पर सतर्कता से जांच कर रहा है? जी आपको बता दें कि प्रशासन की जांच जो है अभी भी चल रही है, लेकिन वो अभी कुछ बताने के लिए अभी तक कोई आंकड़ा नहीं निकाला है कि आखिर जांच किस हद तक पहुंची है। लेकिन फिलहाल जो मौतों का आंकड़ा है और लाशों को मिलने का सिलसिला है वो कल जो है और बसूरत जारी था। लगातार 40 लाशें एक साथ, जो भी आधे सड़ी हुई लाशें थी, जिस प्रकार से वो मिल रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि वो कोरोना या अन्य बीमारियों से संक्रमित हो सकती है। लेकिन वो लाशों से जिस प्रकार से अब संक्रमण बढ़ने की संभावना है, कहीं ना कहीं वो निकटवर्ती जो गांव हैं वहां पे संक्रमण बढ़ने की संभावना है। जी राजकुमार, आपने भी बताया संक्रमण बढ़ने की संभावना है, तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? वो किस तरह से खौफ में है? क्योंकि संक्रमण जिस तरह से लाशें जब किनारे पर मिल रही हैं, तो जो आसपास के वहां पर इलाके मौजूद हैं, सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा उन लोगों में है। जी आपको बता दें कि एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी का भय लोगों को सता रहा है ग्रामीण इलाकों में। एक तरह से जिस प्रकार से शासन एक कह रहा था कि 1 मई से 9 मई तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, घर घर में कोरोना के लक्षणों की जांच की जाएगी और जो कोरोना के मरीज मिलेंगे उनको जो है अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उनको दवा और किट दी जाएगी। लेकिन ये सब कागजों पर हो रहा है और ऐसे में एकाएक इन लाशों का नदी में मिलना, तो उन गांव जो करीब के गांव है, किनारे नदी किनारे वाले गांव हैं, उन्हें पूरा खौफ है। वो लोगों का कहना है कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि एक तरह देखा जाए तो जो शमशान घाट है वहां पर लकड़ियों की कमी है, उनको जलाने के लिए 10 से 20 हजार रुपए मांग की जा रही है। ऐसे में जो गरीब जनता है वो कहां से पैसा दे? जिस प्रकार से लाश मिली है उससे कहीं कहीं कयास लगाया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति आपने लगातार देखी, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भी बात अब सामने आई है, लगातार हम ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड की कमी, वैक्सीन की कमी देख रहे थे, लेकिन अब ये भी कमी सामने आई है कि लकड़ियां कम में हो रही है। इसी वजह से अब हिंदू शास्त्रों को मानने वाले लोग 2 तरह से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पहले चिता को जलाया जाता था, लेकिन अब लकड़ी की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि जीवित कोई इलाज नहीं मिल रहा और मृतक, अगर कोई मरीज मर जाता है तो उसको उसका संस्कार भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लकड़ियों की भी कमी हो गई है। लगातार जिस तरह से ये कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सरकार, किस तरह से प्रशासन इसको लेता है और इन चीजों को, तमाम स्थिति को संभालता है, क्योंकि तीसरी लहर का भी विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा है कि तीसरी लहर आएगी और उसमें बच्चे संक्रमित होंगे और अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो खतरा और ज्यादा संक्रमण का बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जो खेल सकते हैं, जो खेलेंगे भी और उन्हें हम रोक भी नहीं सकते हैं और लगातार बच्चे खुद भी अस्पतालों में नहीं जा सकते, उनके साथ जो उनके तीमारदार जाएंगी उनको भी संक्रमण का खतरा है और बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो एक बड़ी तादाद में ये आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे
बच्चे ही होते हैं। तो जिस तरह से संक्रमण बढ़ेगा, तीसरी लहर में कहा गया है कि युवा आबादी पर भी काफी असर पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कि किस तरह से प्रशासन इसको संभालता है। चलिए तो एक बार फिर से आपको मथुरा का हाल बता देते हैं। हमारे संवाददाता रिंकू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिंकू, मथुरा का क्या कुछ हाल है तमाम स्थिति को लेकर? मथुरा जनपद में इस समय कोरोना अपनी पूरी पैठ पकड़ चुका है और प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है, बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। उसके बाद भी यहाँ लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और भीड़ भाड़ इलाके में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा सभी का चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। उसके भी द्वारा यहाँ लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ लोग जागरूक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मथुरा जनपद में कोरोना अपना भयंकर रूप ले सकता है। जी, कितने आंकड़े फिलहाल मथुरा में देखने को मिले हैं? जी, मैं आपको बता दूं 354 मरीज 24 घंटे मिलने से इससे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है और करीब 200 से ऊपर लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है। और अब इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट हो चुके हैं और जगह जगह वहाँ चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह जहाँ लोग संक्रमित मिल रहे हैं उनकी जांच भी कराई जा रही है और जिन लोगों के जो संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनकी जानकारी की जा रही है, जिससे कि इस महामारी को जल्दी से जल्दी रोका जाए, क्योंकि पूरे देश में ये महामारी पूरी तरह अपनी पैर पकड़ चुकी है, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर बड़ी तेजी से चल रही है। इसको देखते हुए प्रशासन जिस तरह से लगातार स्थिति संभाले नहीं संभल रही है, लगातार कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। हमने अभी आगरा की भी बात की, आगरा के भी एक गांव में लगातार एक साथ कई लोग संक्रमित हो गए थे। क्या मथुरा के आसपास लगते गाँवों में भी ऐसा ही कोई हाल है या अभी तक मथुरा के गाँव सुरक्षित हैं? जी, मैं आपको बता दूं इस समय प्रशासन के द्वारा गांव-गांव स्वास्थ्य केंद्र की टीम लगा के लोगों की जांच कराई जा रही है। जो भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है और उनको हिदायत दी जा रही है कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, क्योंकि इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्योंकि लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उसको देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैद है और जगह जगह लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी, सरकार रिंकू लगातार कोशिश कर रही है, लगातार पाबंदियां लगा रही है, लेकिन क्या जो प्रशासन है वो उन पाबंदियों पर उनकी पालना करवाने में सक्षम है? क्या वो लोगों से अपील कर रहे हैं, वो लोगों से तमाम जो पाबंदियां हैं उसका पालन करवा पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं जिस तरह सरकार के द्वारा जो आदेश किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, प्रशासन उन्हें पालन कराने में लगा हुआ है। मगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मथुरा जनपद में, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां लोग भी उस आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग रिंकू, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया रिंकू, तमाम जानकारी आपने दी, किस तरह से सरकार, किस तरह से प्रशासन इस चीज को ले रहा है और लगातार आपने बताया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा अपील लोगों से की जा रही है और लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? लोग ही जब जागरूक नहीं होंगे, लोग ही जब इस चीज को हल्के में लेंगे, कोरोना को हल्के में लेंगे, तो स्थिति को नहीं संभाला जा सकता। प्रशासन तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को दे रहा है, तमाम तरह की अपील लोगों से की जा रही है और उनसे पालना करवाई जा रही है, कड़ाई से पालना करवाई जा रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनसे सख्ती से बरता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग कोरोना को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। पहली लहर में भी हमने देखा कि जिस तरह से लोग इस चीज को हल्के में ले रहे थे, कोरोना को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, उसके बाद इस तरह से स्थिति बिगड़ी और इसी के कारण अब दूसरी लहर आई है। चलिए, तो कोरोना की बात कर रहे थे, तमाम स्थिति हमने आपको बताई, कहां पर व्यवस्थाएं सुचारू हैं, कहां पर व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई हुई है। तमाम स्थिति आपने अपने इलाके की जानी। इसी तरह से आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार एएनपी न्यूज पर जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ANB न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी।